हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग. लेट्स मूव फर्दर. Let's start the chapter An Empire Across the Three Continents from page number 65. Let us start this chapter from page number 65. तो देखते हैं स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना लिटरेसी के बारे में. ठीक है कि लिटरेसी कैसी थी, रोम शहर में लिटरेसी कैसी थी, आज हमने उसके बारे में पढ़ना है. देखो, इट इज़ सर्टन दैट रेट्स ऑफ कैजुअल लिटरेसी वेरिड ग्रेटली बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर. कहते हैं जो पार्ट्स थे, अलग अलग पार्ट्स थे एम्पायर के, उनमें अलग अलग तरह की लिटरेसी थी. लिटरेसी होता है पढ़े लिखे होना लोगों का. ठीक है, देखो किसी पार्ट में रोम के में ज़्यादा लोग पढ़े लिखे थे, किसी पार्ट में कम पढ़े लिखे थे लोग. अब पंपी शहर की बात ही कर लो. वो पंपी शहर के बारे में आपने वॉल्केनिक इरप्शंस के बारे में जब हम पढ़ते नहीं है कि वॉल्केनिक इरप्शंस आई थी, लावा फटा था, तब हम पंपी शहर के बारे में पढ़ते हैं. तो वो जो शहर है उसमें से हमें स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिले हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लिटरेसी फैली हुई थी, क्योंकि वहाँ की जो वॉल्स है, दीवारें हैं पंपी की, वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट्स लिखी हुई हैं, जैसे हम एडवर्टाइजमेंट्स नहीं छाप देते. और ग्राफिटी भी है वहाँ की दीवारों के ऊपर छपी हुई. ग्राफिटी होता है कि कोई पेंटिंग या कोई पिक्चर बनाना, ठीक है, कोई पिक्चर के ज़रिए कुछ रिप्रेजेंट करना. तो इससे साबित होता है कि जो पंपी शहर था उसमें काफ़ी ज़्यादा लिटरेसी थी. अब हम बात करते हैं इजिप्ट की. इजिप्ट में हमें बहुत सारी पाइपरीज मिली है. पाइपरीज क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि नाइल रिवर के आसपास ना एक प्लांट है, उस प्लांट के पत्तों से पाइपरीज का कागज़ सा बनता है. तो वो पाइपरीज हमें मिली हैं इजिप्ट से. और वो सारे फॉर्मल डॉक्यूमेंट हैं. फॉर्मल डॉक्यूमेंट होते हैं जब कोई, इनफॉर्मल तो होता है जब हम आपस में कोई मित्र रिश्तेदार आपस में बात करते हैं, दैट इज़ इनफॉर्मल. फॉर्मल होता है जब एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पज़ से हम कोई बात करते हैं, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट करना हो, किसी XYZ दो पर्सन है, उन्होंने आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो वो सारे डिटेल्स हमें पेपरीज पे मिले हैं. और वो सारी पेपरीज लिखी किसने, प्रोफेशनल सब्सक्राइब्स ने. जो प्रोफेशनली लिखने वाले होते हैं, आम लोगों ने नहीं लिखी, वो प्रोफेशनल सब्सक्राइब्स ने वो सारे डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं. कहते हैं जैसे दे ऑफर टेल अस, इससे हमें समझ आती है कि हर कोई पढ़ा लिखा नहीं था. लिटरेसी जो थी वो कुछ खास कैटेगरी के लोगों में थी, जैसे सोल्जर है, आर्मी ऑफिसर्स हैं, या एस्टेट मैनेजर्स हैं, वही लोग पढ़े लिखे थे. हर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं था. उसके बाद हम देखते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी, कि कल्चर कैसा था इस एम्पायर का. तो कहते हैं कल्चर भी कई तरीक़ों से रिफ्लेक्ट होता है. वास्ट डाइवर्सिटी थी रिलीजन में भी, कल्चर में भी, क्योंकि जो लोकल डाइटी हैं, जो उनके आम लोकल भगवान हैं, उनकी पूजा की जाती थी धर्म में. और प्लूरलिटी ऑफ लैंग्वेजेस, एक से ज़्यादा कई भाषाएं बोली जाती थी उस टाइम. और द स्टाइल ऑफ ड्रेस, उनका ड्रेस पहनने का तरीका जो है, उनका कॉस्ट्यूम पहनने का तरीका वो भी अलग अलग था. अब जो किंग है उसके कपड़े अलग होंगे, जो सिपाही हैं उनके कपड़े अलग होंगे, आम लोगों के कपड़े अलग होंगे. तो ड्रेस और कॉस्ट्यूम भी अलग अलग था. फूड पीपल एट, जो लोग खाना खाते हैं, देयर फॉर्म्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उनके रहने सहने का तरीका, कुछ लोग ट्राइबल थे और बहुत से लोग नॉन ट्राइबल भी थे. और उनके घर बनाने का, जो सेटलमेंट बनाने का तरीका था, वो सब अलग अलग थे. उनमें काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी थी, भिन्नता थी. अरेमिका वहाँ की उस टाइम की एक डोमिनेंट लैंग्वेज थी. नियर ईस्ट ग्रुप्स की डोमिनेंट लैंग्वेज थी, अरेमिका लैंग्वेज वो बोलते थे. इजिप्ट में कॉप्टिक लैंग्वेज बोली जाती थी. और कहते कई बहुत सारा लिंग्विस्टिक कल्चर था, लैंग्वेजेस बहुत अलग अलग बोली जाती थी. और स्पेशली ऑरल बोली जाती थी. सिर्फ उनकी स्क्रिप्ट कोई इन्वेंट नहीं हुई थी. ठीक है, बहुत सी भाषाएं आई थी ऐसी थी जिनकी स्क्रिप्ट नहीं थी, वो लिखी नहीं जाती थी. जैसे कि अर्मेनिया लैंग्वेज है, ओनली बिगिन टू बी रिटन एज लेट एज 5th सेंचुरी में ये लिखी जाने लगी है, जबकि ये बोली जा रही है 1st-2nd सेंचुरी में भी. वेयर as there was already a Coptic translation of the Bible by the middle of the 3rd century. 3rd सेंचुरी के मिडल में बाइबल की भी ट्रांसलेशन की गई. और इस तरह से लैटिन भाषा का भी स्प्रेड हुआ. ठीक है, तो ये सारा था हमारा इस टॉपिक के बारे में. उसके बाद हम इकोनॉमिक एक्सपेंशन पढ़ते हैं. आर्थिक तौर पे प्रचार. आर्थिक होता है अमीरी या गरीबी कैसी थी, कितने लोग अमीर थे, गरीब थे, कैसा था. ये जो एम्पायर था इसमें काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर था. हार्बर्स थे, माइंस थी, ब्रिक यार्ड्स, ईंटें जहाँ बनती हैं, ऑलिव ऑयल की फैक्ट्रीज, काफ़ी कुछ था.
वीट, वाइन, ऑलिव ऑयल, ये इन सारी चीज़ों का ट्रेड होता था और इनको लार्ज क्वांटिटीज़ में कंज्यूम भी किया जाता था, लोग इन्हें खाते पीते भी थे। और ये दे केम मेनली फ्रॉम, और ये सारी चीज़ें कहाँ से खरीदी जाती थी? स्पेन से, गैलिक प्रोविंसी से खरीदी जाती थी, नॉर्थ अफ्रीका से, इजिप्ट से, इन सब चीज़ों को खरीदा जाता था। ये बड़े बड़े कंटेनर्स में आती थी, ठीक है, बड़े बड़े कंटेनर्स में इन क्रॉप्स को भर के लाया जाता था। और जो लिक्विड चीज़ें होती थी जैसे कि वाइन है या ऑलिव ऑयल है, उनको जिन कंटेनर्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता था उनको एम्फियोर कहा जाता था, जिन कंटेनर्स में लिक्विड चीज़ों को ट्रांसफ़र किया जाता था। और जो फ्रेगमेंटेड खुशबू वाली चीज़ें हैं उनको भी लार्ज नंबर ऑफ में, वो चीज़ें भी उस टाइम सर्वाइव करती थी, उनको भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट उनका भी होता था। And it has been possible for the archaeologists to reconstruct the prescribed shapes of these containers। और इन कंटेनर्स की अलग अलग शेप्स होती थी जिससे ये पता चलता था कि किस चीज़ में, किस तरह के कंटेनर में कौन सी चीज़ का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था, एंड से एग्जैक्टली वेयर दे वर मेड ऑफ। और उनकी शेप देख के ये समझ आ जाती थी कि ये प्रोडक्ट कौन से शहर में बनता था। बाय एग्जामिनिंग द क्ले कंटेंट, उसके जो बना हुआ ना जार उनका, जिसमें वो चीज़ कंटेनर है जो उनका, उसमें किस मिट्टी का इस्तेमाल हुआ है, और उसके ज़रिए वो पता लगा लेते थे कि ये मेडिटेरियन सी के आसपास की है या कहीं दूर की है। वी कैन नाउ से विथ सम कॉन्फिडेंस दैट स्पेनिश ऑलिव ऑयल, टू जस्ट टेक वन एग्जाम्पल, कहते हैं अब हम स्पेनिश ऑयल की एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऑलिव ऑयल की, वाज अ वास्ट कमर्शियल एंटरप्राइजेज। उस टाइम स्पेनिश ऑलिव ऑयल का इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था कि 140 और 160 के जो ईयर थे उनमें तो ये पीक पे था, इतना ज़्यादा कमर्शियली ये महंगा भी था और ये खरीदा जाता था। स्पेनिश जो ऑलिव ऑयल है उस टाइम पीरियड में एक कंटेनर जो है द्रासल 20 उसका नाम था, आफ्टर आर्कियोलॉजिस्ट हु फर्स्ट डिस्कवर्ड इट फ्रॉम। इसका नाम जो स्पेनिश ऑलिव ऑयल का जो कंटेनर है उसका नाम रखा गया द्रेसल 20, क्योंकि एक मतलब जिसने इसे फाइंड किया है ना उसका नाम द्रेसल था। इफ़ फाइंड्स ऑफ द्रेसल 20 वाज आर वाइडली स्कैटर्ड अक्रॉस साइड्स इन मेडिटेरियन के आसपास बहुत ज़्यादा मात्रा में ये द्रेसल 20 मिले हैं, ठीक है। एंड इससे पता चलता है कि जो स्पेनिश ऑलिव ऑयल है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में सर्कुलेटेड होता था, ठीक है। एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर आल्सो एबल टू शो द स्पेनिश प्रोड्यूसर्स सक्सीडेड इन कैप्चरिंग मार्केट फॉर ऑलिव ऑयल फ्रॉम देन इटालियन काउंटरपार्ट्स। कहते हैं ये भी समझ आता है कि जो स्पेनिश के जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने अपनी मार्केट को इटली तक फैला लिया था। दिस वुड ओनली हैव हैपन्ड इफ स्पेनिश प्रोड्यूसर्स सप्लाइड ए बेटर क्वालिटी ऑयल एट अ लोअर प्राइस। और ये सिर्फ तभी हो सकता था कि उन्होंने इतना ज़्यादा स्पेनिश ऑलिव ऑयल का व्यापार शुरू कर दिया था क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी का और कम कीमतों पे ऑलिव ऑयल प्रोवाइड करते थे। इन अदर वर्ड्स द बिग लैंड ओनर फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स competed with each other for the control of main market for the goods they produce। इसका मतलब ये है कि उस टाइम पीरियड में जो मर्चेंट होते थे वो आपस में compete करते थे ताकि ज़्यादा बड़े बाज़ारों का कंट्रोल उनके पास आ जाए और जो चीज़ें उन्होंने प्रोड्यूस की हैं वो ज़्यादा खुद बेच पाएँ। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।